तो ये है द केरला स्टोरी मूवी। और मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है और वह यूएसए ऑफिसर्स के कस्टडी में होती है क्योंकि शालिनी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हुए होते हैं, जैसे कि वह आईएसएस की एक एजेंट है। वह ऑफिसर्स से कहती है कि आप लोगों ने तो मुझ पे आईएसएस के एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि मैं आईएसएस की एजेंट क्यों बनी और कैसे बनी। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम शालिनी उन्नीकृष्णन को स्कूल से कॉलेज शिफ्ट होते हुए देखते हैं, जहां उसे उसकी 3 रूममेट मिलती है, आसिफा, निमाह और गीतांजलि। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर कॉलेज में सभी स्टूडेंट का वेलकम कर रही होती है। उसी बीच एक अनजान आदमी शालिनी और उसके सहेलियों का फोटो खींच लेता है और किसी दूसरे आदमी को सेंड करता है। फिर हम आसिफा को देखते हैं जो शालिनी और बाकी दोस्त के साथ बाहर डिनर का प्लान बनाती है। वह उन तीनों को अपने कजन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में ले जाती है। रेस्टोरेंट में आसिफा और निमाह खाना खाने से पहले ऊपर वाले को शुक्रिया कहती हैं, पर शालिनी और गीतांजलि बिना ऊपर वाले को थैंक्स कहे खाना खाने लगती हैं। वह दोनों बोलती हैं कि वे खाना खाने से पहले सिर्फ अपने माता पिता को ही थैंक्स कहते हैं। जिसके कुछ वक्त बाद शालिनी और उसकी सहेलियां उसी रेस्टोरेंट के अंदर डीजे की धुन पर नाचने लगती हैं। अब जब वह तीनों रेस्टोरेंट से वापस अपने हॉस्टल आ रही होती हैं, तो आसिफा उनको बताती है कि अगर हम ऊपर वाले को थैंक्स नहीं कहते तो वो हमें पनिशमेंट देता है और इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह ही चलाता है। अब अगले दिन हम आसिफा को देखते हैं जो 2 बूढ़े लोगों से मिलती है और ये वही लोग होते हैं जिनके पास कुछ दिन पहले शालिनी और उसके दोस्त की फोटो सेंड की गई थी। वे दोनों आसिफा से कहते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हें इन तीनों लड़कियों को अपने वश में करना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें प्रेग्नेंट ही क्यों न करना पड़े। ऐसा वे इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वे उन तीनों लड़कियों को मुस्लिम बनाकर आईएसएस को बेच सके, जहां उनका यूज एक सुसाइड बॉम्बर की तरह किया जा सके। अब अगले दिन आसिफा अपने घर ईद की पार्टी देती है जहां निमाह, शालिनी और गीतांजलि भी इनवाइटेड होती हैं। यह सब आसिफा इसलिए कर रही होती है ताकि वह जल्दी से जल्दी उन तीनों के साथ इमोशनली अटैच हो सके। उसी पार्टी के दौरान आसिफा का भाई गीतांजलि को पटा लेता है और रमी शालिनी को पटा लेता है। इसके कुछ दिनों बाद हम आसिफा को अपने बॉस के पास देखते हैं जहां उनका बॉस उन्हें एक दवाई दिखाता है। वो कहता है कि इससे इंसान का जल्दी से जल्दी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अब आसिफा उन लड़कियों को कुछ गुंडों से छुड़वाती है, जिसके बाद वे तीनों लड़कियां घर आकर बहुत रोती हैं। वहीं आसिफा उन लड़कियों से कहती है कि अगर तुम्हारा भगवान होता तो तुम लोगों के साथ ऐसा होने नहीं देता। कभी तुमने मुस्लिम लड़कियों का रेप होते हुए सुना है? नहीं ना, क्योंकि अल्लाह हमारी मदद करता है। यह सुन लड़कियां अब मुस्लिमों के गेटअप में रहने लग जाती हैं। कुछ वक्त बाद शालिनी का बॉयफ्रेंड उसके और नजदीक आ जाता है और एक दिन रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन शालिनी अपने घर पहुंचती है जहां वह घर में अपनी माँ से भगवान का प्रसाद लेने से मना कर देती है और कहती है कि भगवान खुद इतना कमजोर है तो वे हमारी रक्षा क्या करेंगे। ऐसे भगवान को तो मुझे भगवान कहते हुए भी शर्म आ जाती है। यह सुन उसकी माँ उसे जोर से चांटा जड़ती है। दरअसल यहाँ शालिनी पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी। अगले दिन वह कॉलेज के हॉस्टल में अपने सहेलियों से बात कर रही होती है, पर तभी उसे उल्टी आ जाती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। आसिफा उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसके बॉयफ्रेंड रमी से शादी करने को कहती है। तब शालिनी रमी के पास जाती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन रमी उससे कहता है कि उसके धर्म में वह सिर्फ मुस्लिम लड़की से ही शादी कर सकता है। यह सुन शालिनी उससे कहती है कि वह इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तैयार है और अगले दिन ही वह इस्लाम धर्म को अपना लेती है। लेकिन कुछ वक्त बाद उसे उसी बूढ़े आदमी से पता चलता है कि रमी उसे छोड़कर अमेरिका चला गया है, जिसे सुन शालिनी बहुत दुखी हो जाती है और सुसाइड करने की बात करती है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम पहले ही बहुत पाप कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें एक और बड़ा पाप नहीं करना चाहिए। मैं इसाक नाम के एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसने अभी अभी इस्लाम धर्म को अपनाया है और वह तुम्हारे फ्यूचर के बच्चे का सहारा बन सकता है, तो इसलिए तुम्हें उससे निकाह कर लेना चाहिए। शायद इसके बाद अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। इसके कुछ दिनों बाद शालिनी उससे शादी करने लगती है। उसे रोकने के लिए वहाँ पर उसकी माँ भी आती है, पर वह लेट हो चुकी थी और वहाँ उसे यह भी पता चलता है
कि शालिनी प्रेग्नेंट है। इधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गीतांजलि की गंदी फोटोज किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसे देखने के बाद वह सुसाइड कर लेती है। दरअसल यह सब उसके बॉयफ्रेंड का ही कारनामा था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसके साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी। इधर शालिनी हनीमून के लिए कोलंबो जाती है। नीमा शालिनी से कहती है कि तुम अपने पति के साथ सेफ नहीं हो क्योंकि तुम्हारा पति और तुम्हारा बॉयफ्रेंड आपस में मिले हुए हैं। लेकिन शालिनी उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती और उसने इसाक से शादी के बाद अपना नाम शालिनी से फातिमा रख लिया था। इसाक फातिमा को रेगिस्तान के बीच अपने पुराने घर में ले जाता है। वहाँ जाकर उसे अपने घर की याद आ जाती है। रास्ते में फातिमा कुछ मरे हुए लोगों को देखती है, जिसे देख वह बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वे दोनों एक पुराने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ वे दोनों कुछ वक्त के लिए रहते हैं और इस दौरान इसाक जबरदस्ती फातिमा के साथ इंटीमेट होता है। फिर अगले दिन इसाक कुछ जरूरी काम से वहाँ से बाहर चला जाता है। तब फातिमा मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान वह रास्ते में देखती है कि एक इंसान को मार दिया गया है और उसकी पत्नी का हाथ काट दिया गया है। फातिमा इसके पीछे की वजह जानकर वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि उस महिला ने लिपस्टिक लगा ली थी और उसके पति ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, जो कि इस्लाम धर्म के खिलाफ है। वहीं शाहिदा नाम की महिला फातिमा को होश में लाती है। वह समझ चुकी थी कि फातिमा यहाँ से भागना चाहती है। शाहिदा उसे बताती है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। अब इसके कुछ वक्त बाद फातिमा को एक बच्चा होता है, जिसे देख इसाक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वह दोबारा अपने काम से बाहर चला जाता है। दरअसल इसाक यहाँ एक आतंकवादी था और वह इस बार एक हमले में मारा जाता है। जब ये बात फातिमा को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाती है। वह शाहिदा से कहती है कि अब उसके बच्चे को कौन संभालेगा। तब शाहिदा कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कुछ वक्त बाद आतंकवादी फातिमा को उठा कर ले जाते हैं और गाड़ी में भरने से पहले उसके बच्चे को छीन लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फातिमा के जैसे और भी बहुत सारी महिलाएं आतंकवादियों के कैद में हैं। रात के समय सभी आतंकवादी फातिमा के साथ इंटीमेट होते हैं और अगले दिन वे फातिमा और उसकी जैसी और महिलाओं को पत्थर के घर में बंद कर देते हैं। लेकिन इस घर की छत लकड़ियों से बनी थी, तो इसलिए फातिमा दो महिलाओं के साथ घर के छत से बाहर निकल जाती है। फिर वे तीनों बाहर रेगिस्तान में भागने लगती हैं, जहां उन्हें कुछ आतंकवादी देख लेते हैं। आतंकवादी उन पर गोली बरसाने लगते हैं, जिसमें उनमें से एक महिला मारी जाती है। एक और महिला आतंकी का शिकार हो जाती है। अब अकेली फातिमा ही बची थी। वह रुकती नहीं और आतंकवादियों के नजरों से बचते हुए बहुत दूर चली जाती है, लेकिन कमजोरी के कारण फातिमा वहीं बेहोश हो जाती है। अब 17 घंटे बाद यूएसए का ड्रोन उसे देख लेता है और यूएसए ऑफिसर्स उसे अपने कस्टडी में ले लेते हैं। फातिमा उनसे कहती है कि अगर आप मुझे इंडिया भेज देते हैं तो मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगी जो हमारे जैसे लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। लेकिन यूएसए ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें तुम्हारी तरफ से कोई सबूत नहीं मिला है, पर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है, जैसे कि तुम आईएसएस की एजेंट हो और तुमने 1 साल आतंकवादियों के साथ बिताया है। यही नहीं, तुमने इंडिया को अपनी मर्जी से भी छोड़ा था, तो इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। फातिमा यूएसए कस्टडी से ही अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद फातिमा को वहीं यूएसए की फैसिलिटी वाले जेल में रखा जाता है और इस तरह से मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका और हमारा साथ भी।